आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप सी कनेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि यह प्रत्यावर्तता के साथ दो तरफा कनेक्टर है। यह पूर्व के यूएसबी प्रकारों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। ठीक है, कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है, क्योंकि उपभोक्ता मामले में खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS ने मोबाइल फोन, लैपटॉप आदि जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के में प्रयोग किए जाने वाले USB टाइप C प्लग और केबल के लिए मानक प्रस्तुत किए हैं। और इसका उद्देश्य जो है वो जिसका उद्देश्य जो है वो मार्च 2025 तक देश में बेचे जाने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए सामान्य चार्जिंग समाधान को प्रदान करना है। ठीक है, ऐसा जो है BIS का मानना है। ठीक है, सामान्य चार्जर की आवश्यकता क्यों होती है? कि इससे प्रति उपभोक्ता चार्जर की संख्या में कमी होगी और भारत में ई अपशिष्ट को कम करने में सहायता मिलेगी। प्रौद्योगिकी लॉक इन प्रभाव जिससे उपभोक्ता एक निर्माता पर निर्भर हो जाता है, ठीक है, को कम करने में मदद मिलेगी। मतलब कि अगर सामान्य चार्जर होगा तो जो उपभोक्ता है वह किसी एक कंपनी पर निर्भर नहीं रहेगा, किसी भी कंपनी का जो उसे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा वह उसे खरीद लेगा। USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस का उपयोग अनेक प्रकार के उपकरणों को एक प्रोसेसर से जोड़ने में किया जाता है। जैसे USB टाइप A जो है वो चपटा और आयताकार वाला होता है और USB टाइप B के कई डिजाइन है, किंतु इसका सामान्य आकार जो है वर्गाकार होता है और USB टाइप C घुमावदार किनारे वाला एक छोटा आयताकार उपकरण है। यूरोपीय संघ में 2024 तक USB टाइप C चार्जिंग पोर्ट वाले ही मोबाइल फोन, लैपटॉप और टैबलेट और कैमरों की बिक्री की जाएगी। USB टाइप C में 24 पिन डबल साइड कनेक्टर का उपयोग किया जाता है, जिससे डिवाइस निर्माताओं को एक वैकल्पिक मोड सक्षम करने की क्षमता मिलती है, जो सीधे डिवाइस टू होस्ट ट्रांसमिशन के लिए वैकल्पिक डाटा प्रोटोकॉल का उपयोग करने की क्षमता होती है। यह आपको एक संगत एडाप्टर की सहायता से USB टाइप पोर्ट से C, VGA, HDMI, डिस्प्ले पोर्ट, थंडरबोल्ट, ईथरनेट या अन्य प्रकार के कनेक्शन आउटपुट करने की क्षमता प्रदान करता है। इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। सॉरी, गलत नहीं, पहला कथन जो है वो सही है। और टाइप C जो है एक नया प्रतिवर्ती कनेक्टर है जो अपने पूर्ववर्ती कनेक्टरों के विपरीत आपको केबल को अपने डिवाइस से किसी भी दिशा में कनेक्ट करने की अनुमति देता है। USB-C कनेक्टर बैकवर्ड कंपैटिबल यानी पुराने तकनीक के उपकरणों के साथ जैसा नहीं है, किंतु USB मानक बैकवर्ड कंपैटिबल यानी पुराने USB उपकरणों को आधुनिक छोटे USB-C पोर्ट में नहीं लगाया जा सकता और ना तो कोई USB-C कनेक्टर को पुराने बड़े USB कनेक्टर में लगाया जा सकता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आपको अपने सभी पुराने सह उपकरणों को त्याग करना होगा। USB 3.1 अभी भी USB के पुराने संस्करणों के साथ बैकवर्ड कंपैटिबल है। इसलिए किसी उपकरण को एक सिरे पर USB-C कनेक्टर के साथ एक भौतिक एडाप्टर और दूसरे सिरे पर एक बड़े पुराने USB के पोर्ट की आवश्यकता होती है। इसके बाद कोई भी व्यक्ति पुराने उपकरण को सीधे USB टाइप C में पोर्ट लगा सकते हैं। इसलिए दूसरा कथन जो है भी सही है। मतलब जो मार्च 2024 के बाद जो भी USB टाइप C आएंगे उसमें एक तरफ
पुरानी यूएसबी कनेक्टर होगा और एक तरफ टाइप सी कनेक्टर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के ऐतिहासिक आधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार अध्यादेश की शुरुआत की? 1862 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम और 1909 का भारत सरकार अधिनियम। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजी सरकार ने यह महसूस किया कि देश के प्रशासन में भारतीयों का सहयोग लेना अति आवश्यक है। इसी नीति के अनुसरण में यह लागू करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 में 3 अधिनियम बनाए। इसीलिए 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम एक भारतीय राजनीति में और संविधान की दृष्टि से एक बहुत ही बदलावकारी घटना थी। इस अधिनियम में भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया से संबंधित करके प्रतिनिधि संस्थानों की शुरुआत की गई। इसमें वायसराय को कुछ भारतीयों को अपनी परिषद के गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत करने का अधिकार दिया गया। इसीलिए 1862 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। और इसी अधिनियम के द्वारा ही बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान करके विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। बंगाल और उत्तरी पश्चिमी प्रांतों और पंजाब के लिए नई विधान परिषदों का स्थापना का प्रावधान किया, जिनकी स्थापना बंगाल में 1862 में हुई, उत्तरी पश्चिमी प्रांतों में 1886 में हुई और पंजाब के लिए 1897 में स्थापना हुई। इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय को परिषद में व्यापार के अधिक उपयुक्त संचालन के लिए नियम और आदेश पारित करने का अधिकार दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा ही 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता प्रदान की। इसके तहत वायसराय की परिषद के एक सदस्य को सरकार के एक या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया गया और इसके विभागों के मामले पर परिषद की ओर से अंतिम आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया गया। और इसी अधिनियम ने 1861 के अधिनियम ने ही वायसराय को आपातकालीन स्थिति में विधान परिषद की सहमति के बिना भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। इसीलिए इसका सही आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 के द्वारा गारंटी मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। दूसरी तरफ अपने भाग 3 में निर्धारित मूल अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए और इनके पूरक के रूप में कार्य करना चाहिए, लेकिन संविधान संशोधन अधिनियमों को लागू करके मूल अधिकारों को संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी? चंपकम द्वैराजन मामले में, गोलकनाथ मामले में, केशवन भारती मामले में या मिनर्वा मिल्स मामले में? तो इसका सही जो आंसर है, ठीक है, वो आपका है ए ऑप्शन, चंपकम द्वैराजन के मामले में 1951। चंपकम द्वैराजन का मामला 1951 में हुआ था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान 4 के में वर्णित नीति निर्देशक तत्व किसी भी तरह से भाग 3 में मूल अधिकारों को निरस्त या न्यून नहीं कर सकते। ठीक है, और पर इसके लिए संसद ने जब निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया तब इसको पलटने के लिए संसद ने नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए पहला संवैधानिक संशोधन 1951, चौथा संवैधानिक संशोधन 1955
और 17वां संविधान संशोधन 1964 में लागू किया। उपरोक्त परिस्थितियों में 1967 में उच्चतम न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिए गए निर्णय से एक व्यापक परिवर्तन हुआ। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद किसी भी मूल अधिकार को जो प्रकृति में उल्लंघनीय है को समाप्त नहीं कर सकती, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। जबकि केशवानंद मामले में जो 1973 में हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 31C के दूसरे प्रावधान को इस आधार पर असंवैधानिक और अवैध घोषित किया कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और इसलिए इसे छीना नहीं जा सकता। जबकि मिनर्वा में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के रूप में है। वह एक साथ सामाजिक क्रांति के प्रति प्रतिबद्धता के आधार का निर्माण करते हैं। वह एक रथ के दो पहिए के समान हैं और एक दूसरे से वो कम नहीं है। इन्हें एक दूसरे पर पूर्ण प्रधानता देने से संविधान की मूल भावना बाधित हो सकती है और दोनों के बीच यह सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे की एक अनिवार्य विशेषता है। इसीलिए पहला का कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में विचार कीजिए। ठीक है, कि विचार करना है कि बैंकिंग समवर्ती सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का हो, व्यवसाय संघ सूची का, इसमें कितने युग्म जो हैं वो सही सुमेलित है। कोई भी युग्म सुमेलित नहीं है, केवल एक युग्म सुमेलित है, केवल 2 युग्म सुमेलित है, या फिर तीनों युग्म सुमेलित है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल एक युग्म सुमेलित है। संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, इसलिए संविधान की 7वीं अनुसूची रखी गई है। 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूची है। संघ सूची में 98 विषय हैं, 100 विषय हैं जो वर्तमान में है। राज्य सूची में मूल रूप से 66 विषय हैं। समवर्ती सूची में मूल रूप से 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि लागू होगी। अवशिष्ट विषय उन्हें कहते हैं जिनका उल्लेख तीनों सूचियों में किसी में नहीं दिया गया है, तो ऐसे कानूनों का निर्माण केवल और केवल केंद्र सरकार करेगी। ठीक है, 7वीं अनुसूची में बैंकिंग जो है वो राज्य समवर्ती सूची का नहीं, बैंकिंग जो है वो संघ सूची का विषय है, इसलिए पहला कथन गलत है। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है। ठीक है, और व्यवसाय जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इसका सही जो आंसर है वो बी ऑप्शन है। अगर संघ सूची की बात करें तो रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध और संधि, बैंकिंग, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, एयर स्पेस, पोर्ट्स, फॉरेन ट्रेड, करेंसी, ये सब जो हैं ये संघ के विषय हैं। जबकि एग्रीकल्चर, पुलिस, कैदी, लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ, लैंड, शराब, संघ व्यापार और संघ और स्टेट पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो राज्य सूची के विषय हैं। अगर समवर्ती सूची की बात करें जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, व्यापार संघ जो हैं वो सब समवर्ती सूची के विषय आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है? ऑप्शन है
भीम सिंह जी मामला, इंदिरा साहनी मामला, मिनर्वा मिल्स मामला और किहोतो होलोहन मामला। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मिनर्वा मिल्स मामला। मिनर्वा मामला जो है 1980 में हुआ था। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की सिद्धांत की व्याख्या पर एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति संविधान के द्वारा सीमित है, इसलिए संसद स्वयं को असीमित शक्ति प्रदान करने के लिए इस सीमित शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। इसके अलावा न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया कि संशोधन करने की संसद की शक्ति नष्ट करने की शक्ति नहीं है, यानी कि संशोधन करने की शक्ति का मतलब ये नहीं है कि संसद संविधान को नष्ट करने का प्रयास कर सकती है। इसी निर्णय ने संविधान के 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के खंड 4 और 5 को रद्द किया। खंड 4 में मूल अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता दी गई थी और उच्चतम न्यायालय ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया और कहा कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन संविधान के मूल ढांचे का भाग है। जबकि खंड 5 में संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति दी गई थी और इसे भी उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए निर्देश कर दिया कि संविधान के मूल ढांचे को खंड 5 जो है वो नष्ट कर रहा है, इसलिए उन्होंने 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के खंड 4 और खंड 5 को हटा दिया। इसलिए इसका सही जो आंसर है वो सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे प्रायः पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं, के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने इसके अस्तित्व की अवधारणा प्रस्तुत की और इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों को परमाणु को विशेष तापमान पर गर्म किया जाता है और इसका उपयोग परमाणु लेजर और परमाणु घड़ियों के निर्माण में किया जाता है। तो इसका कौन सा कथन जो है वो सही है। पांचवी अवस्था के बारे में केवल 1 और 2, केवल 3, 2 और 3 या फिर 1, 2, 3। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल तीसरा कथन सही है, पहला और दूसरा कथन जो है वो गलत है। ऐसा इसलिए है कि अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्र नाथ बोस ने लगभग 1 सदी पहले पदार्थ की इस अवस्था की अवधारणा प्रस्तुत की थी, इसलिए इसका नाम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रखा गया। इसी अवस्था को पदार्थ की पांचवी अवस्था कहा जाता है, इसलिए पहला कथन जो है वो गलत है। इसका निर्माण तब होता है जब कुछ तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य के तापमान पर ठंडा किया जाता है और इस बिंदु पर परमाणुओं के समूह एकल क्वांटम पिंड के रूप में कार्य करने लगते हैं, जिसमें तरंग और कण दोनों के गुण शामिल होते हैं, इसीलिए दूसरा कथन भी गलत है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का उपयोग संवेदनशीलता के साथ परमाणु लेजर, परमाणु घड़ी, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय सेंसर बनाने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका तीसरा कथन जो है सही। तो ये थे हमारे आज के कुछ प्रश्न।